लोकसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। ऐसे में पिछले 15 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा एक बार फिर से वापसी को लेकर नई तरकीब अपना रही है। इस बार भाजपा अपने कोर वोट बैंक और पुरानी रणनीति में थोड़ा बदलाव करती हुई नजर आ रही है। इसका प्रमाण हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला है। देश में जहां हर तरफ जाति जनगणना करवाए जाने की लगातार मांग उठ रही है, वहीं बिहार जैसे प्रदेश में जाति आधारित गणना करवाकर आंकड़ा भी जारी कर दिया गया है। अब भाजपा इस मुद्दे को लेकर मौन तो जरूर है, लेकिन अंदर खाने में बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसका कुछ प्रमाण हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। आमतौर पर भाजपा को अगड़ों की पार्टी का कहा जाता है, लेकिन इस बार केंद्र की सत्ता पर काबिज इस पार्टी ने अपनी इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि बिहार में हुई जाति आधारित गणना के रिजल्ट पर बीजेपी सवाल भी उठाती रही है और जाति जनगणना करवाने के प्रस्ताव को पास करवाने का क्रेडिट भी लेती रही है। बीजेपी ये समझ चुकी है कि सत्ता में काबिज रहने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधना बेहद जरूरी है। भाजपा ने इस बार 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें 2 राज्यों में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार पिछड़ी जातियों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बार रणनीति से यूपी और बिहार में चुनाव जीतना काफी आसान हो सकता है, क्योंकि इन 2 राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या काफी ज्यादा अधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और फिर बिहार का नंबर आता है। बिहार की यदि बात करें तो यहां 40 लोकसभा सीट हैं। पिछली बार भी इन सीटों पर भाजपा का वर्चस्व कायम रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है। लिहाजा भाजपा यह बात अच्छी तरह से समझती है कि यदि इन दोनों राज्यों में पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ ले आया जाए तो फिर वापस से केंद्र की सत्ता में काबिज होने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। ऐसे में भाजपा ने बिहार में लालू और उत्तर प्रदेश में अखिलेश फैक्टर को काटने के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री फेस बनाया गया है, ताकि उनका इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए किया जा सके। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव राय को सीएम बनाकर भाजपा ने झारखंड और देश के अन्य राज्यों के प्रति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इससे पहले भी भाजपा इसी समाज से आने वाली एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर इन वोट बैंक को साध चुकी है। ऐसे में अब भाजपा ने अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाकर इस समाज पर अपना गहरा असर डालने की कोशिश की है। इसके अलावा यदि हम बात करें यदि मुस्लिम वोट बैंक की, तो भाजपा इस बार मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए अधिक प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन छोटे छोटे प्रदेशों में अल्पसंख्यक चेतना रैली जैसे कार्यक्रम किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि भाजपा यह बात अच्छी तरह से जानती है कि अल्पसंख्यक समाज का जो वोट बैंक है उसके पास है, उसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं होने वाला है और ना ही कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे में भाजपा इस वोट बैंक को लेकर अधिक रणनीति बनाती नजर नहीं आ रही है। उधर सवर्ण समुदाय की यदि हम बात करें तो सवर्ण समुदाय का वोट बैंक पहले से ही भाजपा के साथ रहा है, क्योंकि इस समुदाय को बुद्धिजीवियों में गिना जाता है और भाजपा विशेष रूप से इस समाज को तवज्जो देती रही है। भाजपा के संगठन में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पदों पर इस समाज के नेता काबिज हैं। ऐसे में भाजपा ने राजस्थान में इसी समाज से आने वाले नेता को सीएम बनाकर सवर्णों को भी खुशखबरी तो दे ही दी है। साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सवर्ण को अच्छे पदों पर बैठाकर भाजपा इस वोट बैंक पर भी अपना कब्जा जमाए किए हुए है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि सवर्ण समुदाय का वोट बैंक यदि भाजपा से बिछड़ता है तो कांग्रेस के साथ जाता है। फिलहाल कांग्रेस में ऐसा कोई नेता या कोई भी ऐसी रणनीति नहीं दिख रही है जिसको लेकर सवर्ण उसके साथ जाएं। लिहाजा यह वोट बैंक भाजपा के पास सुरक्षित नजर आ रहा है। बिहार में पहले से ही भाजपा ने कुशवाहा समाज के नेता को तवज्जो देकर लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश की है। बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने से इस वोट बैंक का एक बड़ा रोल रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने पक्ष में कर और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा पहले ही बड़ा दांव खेल चुकी है। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इन राज्यों में 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने लगभग सभी समुदाय को खुश करने की कोशिश की है। फिलहाल अब देखना यह है कि भाजपा ने जो यह चुनावी रणनीति अपनाई है उसका लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होता है और कितना विपक्षियों की तरफ से यह बनाई गई इंडिया गठबंधन इस रणनीति का काट कर लेती है। 2024 में एक बार फिर भाजपा को सत्ता मिलती है या विपक्ष का साथ देकर जनता भाजपा को करारा झटका देती है।
यह बातें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं और इस दौरान कई राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही राजनीति की तमाम उठक पटक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को कितना मजबूत देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।